हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में भैया पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर साइंस से हमें डर लग रहा है, साइंस में हम 95 कैसे लाएंगे, थोड़ा सा हार्ड है साइंस का सब्जेक्ट और थोड़ा सा हार्ड पेपर भी आने वाला है 2027 में साइंस का। ठीक है, 2027 में थोड़ा सा हार्ड पेपर आएगा, तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया ना, तो 10th साइंस का टेंशन आप खत्म कर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे बुक का निचोड़ लाया हूं, पूरे बुक के प्रश्न लाया हूं। मतलब पूरे बुक में से चाहे बहुविकल्पीय हो, चाहे लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, सारा क्वेश्चन आज के इस एक वीडियो में खत्म कर देंगे और जाओगे बोर्ड पेपर में छाप कर आओगे, छोड़कर एक भी क्वेश्चन नहीं आओगे। बस लास्ट तक देखना, मेहनत कर दो, समय आ चुका है अपने सपनों को पूरा करने का। हर सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आपको 100 में आपको हर सब्जेक्ट मिलाऊंगा। बोर्ड एग्जाम 2027 साइंस के लिए पूरी बुक में से, मतलब पूरी किताब में ऐसे मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं एक चैप्टर दो चैप्टर नहीं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ एक ही वीडियो में आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। और हर साल बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो वो मैं आपको बताऊंगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल आता है 2027 में आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे, 20 नंबर तो आपका बहुविकल्पीय ही पक्का हो जाएगा। और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और न्यूमेरिकल आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय न्यूमेरिकल मिला के 50 अंक के प्रश्न आएंगे। 20 अंक आपका बहुविकल्पीय रहेगा। 70 नंबर का आपके हाथ में पेपर दिया जाएगा जिस दिन आप पेपर देने जाओगे साइंस का, और आपको 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, अगर पेपर में एकदम फाड़ के आना है, बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, उसका पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। बस आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, और भी मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहां मिल जाएगा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। सबसे पहले हम लोग जो क्लास 10 हमारा साइंस है, उनके जो वीवीआई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जैसे जाओ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए 20 में 20 नंबर, आप 20 मिनट में खत्म कर दो। बस 20 मिनट आपको दे दिया जाए, पूरा धुआं उड़ा दो। ठीक है, बस ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग जितने ऑब्जेक्टिव हैं पूरा खत्म कर देंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। जाके आप 5 साल 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो और आप कहोगे सर बहुत बार आया हुआ है। देखो यहां लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस 2 Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2 Fe। अब इसमें आपको क्या बताना है, निम्न में यानी कि ऊपर दी गई में हमारा कौन सा अभिक्रिया है, मतलब कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, हमारा कौन सा रिएक्शन है, या इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ सकता है, केवल यहां बदल क्या देगा, थोड़ा सा आपका जैसे Fe के स्थान पर क्या कर दिया, Zn कर दिया, प्लस H2SO4 और गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें आपको कौन सी अभिक्रिया है, दोनों में हमारा एक ही अभिक्रिया है जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां क्या करा, Fe जो है, Fe देखो ये Al जो है Fe को विस्थापित कर दिया और Al2 के साथ O3 जुड़ गया, मतलब एक स्थान से विस्थापित कर देना। अब यहां Zn जो है वो हमारा H2 को विस्थापित करके ZnSO4, मतलब ये हमारा SO4 जो है Zn के साथ जुड़ गया। तो यहां अब हमारा कौन सी अभिक्रिया हो गया, अगर विस्थापित कर रहा है तो डायरेक्टली आप लगा दो भैया, ना संयोजन ना वियोजन ना आपका द्वितीय विस्थापन, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। डी वाला ऑप्शन सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के आते हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ये पहला प्रश्न बिल्कुल तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। याद रखना 1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में अविकथन और कारण वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये बात ध्यान रखना। देखो लिखा हुआ है हमारा इसमें अविकथन ए और कारण आ दोनों सही, आपको विकल्प चुनना है। अविकथन ए है प्राकृतिक गैस का जलना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, हमारा असत्य है। एंड मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, तो देखो हमारा कारण ये गलत है, अविकथन ए गलत है, हमारा अविकथन ए सत्य नहीं, हमारा डी वाला ऑप्शन से अविकथन ए जो है असत्य है और कारण सत्य है। ठीक है, आपके भैया बुक में डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कहीं कहीं दिखा रहा है बी वाला ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा क्लियर कर लेना। वैसे डी वाला ऑप्शन से चलो आगे आ जाओ। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जो है Zn प्लस Cu
वो अब गिव्स आउट Cu प्लस Zn। अब देखो यहां हुआ क्या कि Zn जो है Cu को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया, क्योंकि Zn जो है वो हमारा CO बन गया, मतलब ZnO और Cu को अलग कर दिया। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमारा छूट रहा है, तो ये क्या हुआ, Cu जो है वो अपचयित हो रहा है। मतलब अपचयित का मतलब होता है कि O जो है वो अलग हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना मेरे प्यारे लाडलो? ठीक है, बिल्कुल से आगे आ जाओ। H2S विलयन का पीएच वैल्यू, H2S विलयन, H2S क्या है, हमारा एक अम्ल है। अब अगर अम्ल है तो सभी को पता है जो हमारा 0 से 7 और 7 से 14 ये पीएच स्केल होता है। अब 0 से 7 के बीच में ये क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, ये होता है हमारा एसिड अर्थात अम्ल होता है। ठीक है, और 7 से हमारा 14 के बीच में वो होता है क्षार। क्या होता है, क्षार। और ये क्या होता है, ये होता है उदासीन। तो अब अगर आपसे कोई पूछे दुनिया में कि आपसे कभी कंफ्यूजन होगा जिंदगी में कि आपका 7 से कम क्या होता है, अम्ल होता है, 7 से अधिक क्षार होता है, 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 0 भी हमारा अम्ली ही होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू। अब मैंने बता दिया ना ये शुद्ध जल हमारा 7 ही होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसका स्वाद जो होता है वो बिल्कुल से कुछ नहीं होता। पानी का स्वाद कैसा होता है, ना खट्टा ना मीठा, लेकिन अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, ये बात ध्यान रखना। चलो 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। 6वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उदासीन घोल के लिए असत्य है। उदासीन घोल का मतलब क्या होता है, देखो जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है, अब 7 जिसमें होगा वो सत्य है, लेकिन हमें असत्य वाला बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। लिखा हुआ हाइड्रोजन आयन जो H प्लस आयन के सांद्रण का 10 की पावर -7, ये गलत है भैया। मतलब सत्य है क्योंकि 10 की पावर -7 है तो वो हमारा 7 ही होगा, तो इसलिए हमारा हमें असत्य वाला बताना है, तो ये गलत है। हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन के सांद्रण 10 की पावर 7 है तो ये भी 7 ही होगा, तो ये भी हमारा असत्य क्योंकि हमें सत्य नहीं बताना है। पीएच वैल्यू 0 होगा, ये सत्य है। अगर 0 है तो वो उदासीन नहीं है, इसका मतलब ये असत्य है और सारे हमारे सत्य हैं। अगर सत्य पूछेगा तो आप 3 हमारे ऑप्शन सही हैं। चलो आ जाओ, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र जिंदगी भर याद रखोगे, ऐसा ट्रिक बता देंगे। धावन सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा, जिससे आप कपड़ा वगैरह धोते हो ना। अब कपड़ा धोने में पानी बहुत ज्यादा लगता है, पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है। अब पानी जब बहुत ज्यादा लगेगा तो मतलब पानी होना ही चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो NaOHCO3 में कहीं पानी है नहीं ना, CaOCl2 में कहीं पानी है नहीं ना, NaOH में कहीं पानी, लेकिन Na2CO3 × 10H2O यहाँ पानी है, लेकिन पानी के भी 10 मॉलिक्यूल्स, मतलब 10 बाल्टी पानी है, मतलब 1-2 बाल्टी नहीं 10 बाल्टी पानी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O जिंदगी भर याद रखना, जहां 10 मॉलिक्यूल्स आ जाए, ज्यादा पानी आ जाए, वो धोने वाला सोडा होता है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत ध्यान से समझो। 8वां नंबर, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो पीने वाला जल है, अगर आपको उसको जीवाणु रहित मतलब जीवाणुओं को भगाना है, मतलब भाई अगर पीने वाले जल में जीवाणु आ जाए तो हम उसको ऐसे थोड़ी पी लेंगे, हमें जीवाणुओं को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक है। तो हम CaOCl2 का यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करेंगे। ठीक है, फिटकरी नहीं, धावन सोडा नहीं, हमारा CaOCl2 अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड का यूज करेंगे। 8 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, इसमें से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है आएगा। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धावन सोडे का रासायनिक नाम, यहां मैंने आपको क्या बताया था, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, सूत्र से ही आप नाम पता कर सकते हो। Na से सोडियम, CO3 से क्लोराइड, हमारा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा यहां हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और सारा हमारा सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको सूत्र पता है तो आप आराम से उसका नाम पता कर सकते हो, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, इसमें से कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगा वही कर पाएंगे। तो कॉपर बहुत कम होता है, मैग्नीशियम जस्ता भी कम होता है, लेकिन आयरन लोहा भी कम होता है। सोडियम और कैल्शियम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये आराम से ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, और इसको मतलब बहुत ध्यान से समझ लेना, डी वाला ऑप्शन से बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया। चलो आगे आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएगा। एक थोड़ा सा आप सक्रियता सरणी पढ़े हो, अभी नहीं पढ़े होंगे लेकिन पढ़ लेना। इसमें जो हाइड्रोजन होता है, जितने भी हाइड्रोजन के नीचे होंगे
वो नहीं कर पाएंगे विस्थापित, जैसे इसमें बहुत सारे हैं, और जो ऊपर होंगे वो आसानी से कर देंगे, मतलब वो आसानी से विस्थापित कर देंगे। तो यहाँ MgZn जो है वो ऊपर है तो ये विस्थापित कर देंगे। Cu जो है हाइड्रोजन के नीचे है, नहीं कर पाएगा। Pt भी नीचे, Hg भी नीचे है। हमारा जो Mg और Zn जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए ये आसानी से विस्थापित कर देगा। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। देखो IUPAC नाम अगर आपको जानना है तो सबसे पहले इसका सूत्र जानना पड़ेगा कि एसिटिक अम्ल का क्या होता है। CH3COOH होता है। अब इसमें कार्बन कितने हैं मेरे प्यारे लाडलो? 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, ठीक है, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, तो एथेनोइक हो जाएगा क्योंकि COOH ग्रुप है तो ओइक जुड़ेगा। तो एसिटिक अम्ल नहीं, मेथेनोइक नहीं, हमारा एथेनोइक, बी वाला ऑप्शन से एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जितना पढ़ा रहे हैं बहुत ध्यान से समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सारा समझा दे रहा हूं, फिर लघु दीर्घ सबको समझेंगे। देखो सेम क्वेश्चन आ गया है तो हम MgZn कर देंगे, क्योंकि कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है, तो हमारा MgZn ही होगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ 14 नंबर प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? कीटोनी का मतलब CO ग्रुप। देखो सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये हमारा अगर इन तीनों को मिलाओगे तो CHO ग्रुप बन जाएगा, ये गलत है। ये अगर मिलाओगे तो भी CHO ग्रुप बन जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, ये अगर मिलाओगे तो ये COOH ग्रुप बन जाएगा, ये भी गलत है। ये हमारा मिलाओगे केवल CO है, इसलिए हमारा D वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, यहां बच्चे गलती कर देते हैं। अगर लग ये भी रहा होगा कि CO है लेकिन इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस हमारा CHO ग्रुप हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारा केवल CO है, इसलिए हमारा D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज में हो जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में दे भी देते हैं। मैंने कहा शुरुआत में कि साइंस का पेपर 2027 में थोड़ा सा हार्ड आएगा, और मैंने वो क्वेश्चन लिया है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक कौन से हैं? मतलब असंतृप्त, देखो हमारा C2H6 जो हमारा संतृप्त है, क्योंकि आप CnH2n+2 में आप बैठा लो, अगर जो फॉलो हो वो संतृप्त है। ठीक है, जैसे हमारा इसमें ये फॉलो होगा, इसमें भी फॉलो होगा, क्योंकि एक कार्बन रखोगे 2 दूनी 4, इसमें भी फॉलो होगा, तो ये सब हटा के हमारा इसमें नहीं होगा, C2H2 में हमारा नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा CC और यहाँ कार्बन, यहाँ हमारा हाइड्रोजन, मतलब हमारा C वाला सही है। ये हमारा एक असंतृप्त है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, ये हमारा सही है, C वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? जल्दी बताओ। कार्बन जो होता है उसका 6 परमाणु क्रमांक होता है, 6, तो 2,4, लास्ट कक्षन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो जाएगा भैया। 4 हमारा सही है और सारा हमारा गलत है। ये हम लोगों ने 16 ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, मतलब खींचे ही जा रहे हैं बच्चों का टांग। तो आप ये सारा समझ लो, हम लोग ऐसा इन लोगों को रगड़ेंगे ना कि बोर्ड एग्जाम खुद कहेगा सर खत्म है। चलो आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा हुआ है पैरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो पैरुवेट का विखंडन है, ये प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, कहां स्टार्ट होती है, ये आपको बताना है। तो कोशिका द्रव्य में नहीं, हरित लवक में नहीं, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। कहां? माइट्रोकॉन्ड्रिया में, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में हमारा भैया जो है पैरुवेट का विखंडन होता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देख ले। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगर एक स्वापोषी पोषण जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल यानी कि उपयुक्त सभी चीजें चाहिए ही चाहिए। अगर उनको स्वयं खाना बनाने से, पेड़ पौधे हैं वो स्वयं अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उनको ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल हुआ, सूर्य का प्रकाश, सब कुछ। ठीक है, चलो आगे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है यकृत स्रावित करता। यकृत क्या स्रावित करता? 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाडलो। तो यकृत जो है वो हमारा लार नहीं, पित्त रस स्रावित करता है। पित्त रस, जठर रस नहीं, हमारा पित्त रस स्रावित करता है यकृत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। एंड 20 नंबर क्वेश्चन है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाएं आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत को विखंडन को कहते हैं। भाई जो शरीर से बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जो ये नाक है ना, इसके द्वारा
सांस लेते हो तो ये ऑक्सीजन को अंदर कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर निकाल देता है। तो इसलिए हमारा ये जो श्वसन हो जाएगा ये सही हो जाएगा, उत्सर्जन नहीं, ये सब हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा श्वसन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लो, एक कॉपी बना लो प्यारा प्यारा साइंस का, और जितना बता रहे हैं उतना आप नोट करते रहो। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखो, पादप अर्थात पेड़ पौधे में जाइलम क्या करता है। देखो, दो ऊतक होते हैं, ध्यान से समझो, मैं आपको सारा चीजें समझा रहा हूं। दो ऊतक, एक जाइलम एक फ्लोएम। अब अगर एक पेड़ है, ध्यान से समझो, पेड़ है, ये छोटा सा पेड़ है, ठीक है। अब इसमें जो जल का वहन करेगा, जल का वहन वो जा से जाइलम करेगा। जाइलम, देखो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, जा से जाइलम। और अगर हम भोजन का वहन देखें, एफ से फूड, तो एफ से फ्लोएम। ये बात ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखो, जाइलम फ्लोएम बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। तो जल का वहन जो करेगा वो जाइलम करेगा, भोजन का वहन फ्लोएम करेगा, ये बात ध्यान रखना। 21 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन। हमारा एक का अभिकथन और कारण वाला आ गया है। देखो, निम्न प्रश्न में अभिकथन और कारण दोनों दिया गया है, सही आपको चुनना है। देखो, अभिकथन ए है कि पौधों में उत्सर्जन अंग नहीं होते, पौधों में उत्सर्जन अंग नहीं होते, ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। कारण है पौधे आमतौर पर आवश्यक पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। तो अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है वो हमारा सही व्याख्या नहीं दे रहा है। ये सही व्याख्या नहीं दे रहा है, बस और हमारा सही व्याख्या नहीं दे रहा, हमारा ये वाला सही है, ठीक है, हमारा ये वाला सही है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है, हमारा ये वाला सही है, ये ठीक है, और सारा हमारा गलत है। मतलब ये सही व्याख्या नहीं दे रहा है, ठीक है, ये हमारा सही व्याख्या नहीं दे रहा है। व्याख्या अगर अच्छे से दिया जाए तो बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अभिकथन और कारण वाले मैंने हार्ड क्वेश्चन लिए हैं भैया, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ऐसे वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने थोड़ा हार्ड लिया है ताकि पेपर में आप बिल्कुल से फंसा दो। देखो, इसमें थोड़ा सा आप समझना कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका दे, थोड़ा सा ऑप्शन में गलत है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, ये सब हटा देना, ठीक है। आपको ऑप्शन में एक होता है सिनेप्स, क्या होता है, सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स, खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हमारा ये आपका सही है, सिनेप्स अगर आ जाए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो वो हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ये सा है लास्ट में, ठीक है। चलो आगे आ जाओ बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो मस्तिष्क है, जो ये हमारा मूड है ना, मस्तिष्क जिसे हम लोग कहते हैं सिर, ये हमारा सोचने के लिए भी है, ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इसलिए हमारा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए है। डी वाला ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, उपयुक्त सभी के लिए है, मतलब ये सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी है, तो इसलिए हमारा उपयुक्त सभी वाला सही हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है, क्या होता है, घेंघा रोग होता है, ठीक है। आपके बुक में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। 26 नंबर इंसुलिन हार्मोन्स की कार्य करता, जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो किसका कार्य करता है, वो हमारा रक्त में शर्कराओं के स्तर को नियंत्रण करना। जब किसी को शुगर हो जाता है तो इंसुलिन की कमी से होता है, क्योंकि ये जो है आपका रक्त में जो शर्करा है, चीनी है, उसको नियंत्रित नहीं करता, शुगर को नियंत्रित नहीं करता, इसलिए आपको शुगर हो जाता है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे आ जाते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन अगर हम लोग मुकुलन द्वारा बात करें तो वो किस में होता है, अलैंगिक जनन अमीबा में नहीं, प्लाज्मोडियम में नहीं, ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा इसमें से एक मुकुल निकलता है जो एक नए पौधे का निर्माण करता है। चलो आगे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय मादा जननतंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका नर जननतंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन, अंडवाहिनी भी, हमारा जो शुक्रवाहिका है वो एक नर जननतंत्र का भाग है, मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। कितने बच्चे को 28 में 28 क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। चलो आ जाओ। पत्तियों द्वारा कलियों का निर्माण, मतलब पत्तियों पर कलियों का निर्माण विकसित होता है। देखो अगर एक पत्ती का बात किया जाए, एक पत्ती
पत्ती की बात की जाए, जैसे ये पत्ती है, एक आपका पत्ती होता है जहां से ऐसे कलियां निकलती हैं, मतलब इसी पत्ती से बहुत सारे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा पुदीना में नहीं, वरायोफिलम में होता है। वरायोफिलम को आप दूसरा नाम अजूबा भी कह सकते हो, मतलब अजूबे का पौधा भी कह सकते हो वरायोफिलम को। सी वाला ऑप्शन सही है। 30 नंबर है, अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का उपयोग किया? अनुवांशिकता के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगन का नहीं, सरसों का नहीं, मटर का प्रयोग किया था, मटर का। ठीक है, मटर का प्रयोग किया था। ये हमारा 30 क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ध्यान से समझना। अब हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो यहां 31 नंबर, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है? अगर बौने पौधे की बात की जाए, मतलब हमारा मेंडल के अनुसार अगर हम लोग मटर के बौने पौधे का बीज, देखो अगर बौना आ जाए तो उसमें सारा हमारा स्मॉल अगर हो तो वो सबसे बौना होता है। ठीक है, हमारा यहां जो है ये स्मॉल टी यही बौना है। कैपिटल टी शुद्ध लंबा है। ठीक है, कैपिटल आ जाए तो वो लंबा ही रहेगा, मतलब हमारा अगर कैपिटल टी आ जाए तो लंबा रहेगा, मतलब वो हमारा क्या रहेगा, प्रभावी ही रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल अगर बात की जाए, शुद्ध आ गया गोल तो कैपिटल होना ही चाहिए। कैपिटल आर जो होगा वो शुद्ध गोल होगा। कैपिटल आर जो होगा वो शुद्ध गोल होगा। 32 क्वेश्चन समझ में आ गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने जो गणित और विज्ञान का जो अध्ययन है वो कौन सा विद्यालय या कौन से विश्वविद्यालय से किया था? तो वियना विश्वविद्यालय से किए थे। किस विश्वविद्यालय से? वियना विश्वविद्यालय। ठीक है, वियना विश्वविद्यालय से भैया मेंडल ने अपना अध्ययन किया था। सी वाला ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? एक अवतल दर्पण में केवल एक लास्ट स्थिति है जो सबसे लास्ट में है, वो भी आप देख सकते हो। ये जैसे हमारा अवतल दर्पण है, सबसे लास्ट स्थिति है जो यहां आपका P और F के बीच में, यहां। ठीक है, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, ध्यान से समझो, हमारा ध्रुव और फोकस दूरी के बीच, मतलब हमारा दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच का जो होगा वही एक स्थिति हमारा होगा, और सारा हमारा गलत है। और सब में आपको सीधा नहीं मिलेगा, वो उल्टा ही मिलेगा और आभासी ना होके वास्तविक मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, कान खोल कर सुन लो। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ज्यादातर यही वाला आता है। चलो आगे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता दीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा R बराबर 2F। ठीक है, यानी कि हमारे क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, तो 2F के स्थान पर आप क्या कर दो 10 यानी कि 20 हो जाएगा, बस 20 सेंटीमीटर ये। ठीक है, 20 सेंटीमीटर सही है और सारा हमारा गलत है। ये बी वाला सही है, 20 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। अगर इससे आपको मतलब फोकस दूरी दिया हो तो 2 गुना कर दो, उसका आर निकल जाएगा। अगर आर दिया हो तो आधा कर दो, उसकी फोकस दूरी निकल आएगी। चलो आगे आ जाओ 36 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर दर्पण या लेंस संभवता होगा। अगर माइनस में है, -25 का मतलब है अगर फोकस दूरी माइनस में है तो अवतल हो ही नहीं सकता, सॉरी उत्तल नहीं हो सकता, दोनों अवतल ही होगा, उत्तल नहीं हो सकता। जहां जहां उत्तल हो उसको काट दो, दोनों अवतल ही होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमारा प्लस होता है। ठीक है, इसलिए हमारा दोनों अवतल ही होगा। ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे आते हैं 34 नंबर, किसी शब्द को यानी कि डिक्शनरी में पाए जाने वाले छोटे अक्षर का पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना है, क्योंकि बड़ा देखना है। तो 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी नहीं, आपको 50 सेंटीमीटर अवतल नहीं, हमारा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला आप उत्तल लेंस का प्रयोग करो। 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको ज्यादा दूर थोड़ी ना डायरी रखे हो, आप आराम से वो चीज देख लोगे। ठीक है, ये हमारा 37 क्वेश्चन हो चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, एक स्वस्थ मानव के लिए आपका न्यूनतम दूरी, अगर एक स्वस्थ इंसान है तो एक उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है। ए वाला ऑप्शन सही है, 25 सेंटीमीटर हमारा सही हो जाएगा। 39 नंबर, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने वाले सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक जो विचलन होगा, सबसे ज्यादा जो ऐसा विचलन होता है वो हमारा बैगनी रंग का होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? बैगनी रंग का होगा, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
चलो ये हमारा 39 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुतली द्वारा नहीं, पक्षमाभी के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? पक्षमाभी के द्वारा हम अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करते हैं। 41 नंबर, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हो और विद्युत परिपथ में पहले उसको श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में हमारा क्या होगा? उसका 1:4 होगा। इसको मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, न्यूमेरिकल वगैरह लगाने का ट्रिक, उसका टेंशन मत लो, 1:4 हो जाएगा। ये 41 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो। किसी विद्युत बल्ब का अंकमांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, तो इससे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितना होगा? मैं आपको न्यूमेरिकल का ट्रिक बता दूंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप 5 मिनट में न्यूमेरिकल का धुआं उड़ा दोगे। 5 मिनट में कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे विद्युत से आ जाए या दर्पण से आ जाए या लेंस से आ जाए या कहीं से भी, ठीक है, आप उसका धुआं उड़ा दो तो ये 25 वाट हो जाएगा। ठीक है, 25 वाट। चलो आगे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुल अवयव के संकेत व चिन्ह आपको बताना है, ठीक है, और स्तंभ V को आपको मिलाना है, इसको सुमेलित करना है, मतलब मिलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 43 नंबर क्वेश्चन। अब आपको मिलाना है बच्चों। बताओ हमारा इसमें A क्या है? A हमारा क्या है? ये A वाला हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? आपका प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। ठीक है, हमारा तीसरा सही है, तो इसमें हमारा तीसरा है। ध्यान से समझो, जिसमें तीसरा नहीं उसको पहले कट कर दो, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हमारा इसमें जो है ये वाला, ये क्या है? ये ए प्लस माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस है तो अमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चौथा वाला सही है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग मिला दो, तीसरा का आपको दूसरा, यानी कि तीसरे का दूसरा, ये विद्युत सेल हो जाएगा, और इसको पहले से क्रॉसिंग को आपको पहले से, बस ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। और अभी लास्ट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको मिलान वाला। चलो आगे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा? किसी भी आपका धारावाही सीधी अगर लंबी परिनालिका है तो उसके भीतर हमारा सभी बिंदुओं पर समान रहेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर हमारा समान रहेगा। ठीक है, सभी बिंदुओं पर हमारा समान रहेगा, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलो 45 नंबर आ जाओ। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता, अगर एक गतिमान आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब हमारा लिख सकते हैं चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि हम लोगों को अभी और भी क्वेश्चन समझना है। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आगे आ जाओ भैया, 46 नंबर क्वेश्चन है। लघु पथन के कारण परिपथ में, अगर लघु पथन के कारण जो परिपथ है उसमें धारा का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ता है, मतलब बढ़ जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के कारण धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हम लोग 50 क्वेश्चन देख रहे हैं भैया, ऑब्जेक्टिव 50 से बाहर नहीं पढ़ना है, और आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। धारावाही प्रणालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। धारावाही प्रणालिका के मध्य अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो वो हमारा क्या होता है? वो प्रणालिका अक्ष के समांतर होता है, प्रणालिका अक्ष के समांतर होता है। सी वाला ऑप्शन सही है। अब हमारा 48 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। एक लास्ट वाला जो 50 नंबर क्वेश्चन होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हर बच्चे को। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखो, घास क्या गेहूं को खाता है? नहीं। हमारा जो बकरी है वो घास खाता है, और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो बकरी को खाते हैं, तो हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आप थोड़ा दिमाग लगाओ। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि इस चीज से इसका निर्माण, इस चीज से इसका, इस चीज से इसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक परत है जो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो वो ओजोन परत है, और ओजोन परत का क्या हो रहा है? अवक्षय हो रहा है। अवक्षय मतलब थोड़ा थोड़ा वो कट रहा है, मतलब छेद हो रहा है उसमें, तो ये भैया हमारा सही है, और सारा हमारा गलत है। 49 क्वेश्चन देख चुके। अब लास्ट एक क्वेश्चन है 50 नंबर, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एक मिलान है, अब ये मिलान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जीव जनन कैसे करते हैं? जो हमारा जीव जनन, इसलिए मैंने लास्ट में एक ऐसा मिलान लिया है कि इससे मान लो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 2-3 ऑब्जेक्टिव आपका पक्का हो जाएगा। हर बच्चे को इसको HW करना है अपनी कॉपी में, और कमेंट बॉक्स में भेजना है। देखो, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड, या व्हाट्सएप पे भेजना, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड, इसको मिलान करना है कि पत्तियों पर कलियां,
सभी को पता है ब्रायोफिलम, ठीक है। अब हम बताएंगे नहीं, ठीक है। पुष्प में जनन, अमीबा, एक लिंगी। अब इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है जल्दी से ABCD आप सभी बच्चे हमारे इस नंबर पे भेज देना। लिख लो नंबर व्हाट्सएप पर 99 18 86 31 96। इसी पर आप व्हाट्सएप पे इसको सही करके भेजना, ठीक है। अपने मन से करना, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। आप इसको समझ कर जाओ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम 2027 में। आप लोग ये पूरा समझ में आ गया ना, एक एक क्वेश्चन को मैंने समझा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, और न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। बस आप ध्यान से देखो, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। बस आप लोग ध्यान से समझो लघु उत्तरीय प्रश्न को मैंने बताया कि आपके पेपर में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक हमारा बहुविकल्पीय मैं आपको बता ही दूंगा, एक लघु उत्तरीय, एक दीर्घ उत्तरीय। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय पूरी बुक में से बताएंगे, ध्यान से समझना, पूरे बुक में से बताएंगे, और पूरे बुक में बस इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना। ये गारंटेड है, अगर आपने जितना मैंने बताया उतना पढ़ लिया, लघु उत्तरीय का टेंशन खत्म कर दूं। देखो ये है हमारा साइंस का बहुत स्पेशल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा भैया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ दे देंगे, प्लस अभी लास्ट में मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा। बस आप लोग हमारे साथ ध्यान से देखो, ठीक है। बार बार छपते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखें, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है पहले चैप्टर से, कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को आपको समझाना है 4 नंबर का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, साथ में ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ये 4 नंबर में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है, और आपको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आज था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि O2 का जुड़ना अर्थात ऑक्सीकरण, ये भी बहुत बार आया हुआ है 4 नंबर के लिए। मतलब जितना बता रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में छाप लो, और छापने के बाद जाना पेपर में छाप देना। ध्यान से समझ लो, ठीक है। साइंस का टेंशन खत्म कर दोगे, ऑब्जेक्टिव देख लेना, ये सारा बस निम्नलिखित में से आपको अभिक्रिया संतुलित करना है। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे अभिक्रियाएं आती है, उसको संतुलित करना होता है। ऐसे आपका कोई सा भी आ सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, अब इसको आपको बैलेंस करना है, मतलब इसको आपको संतुलित करना। 2 नंबर का हर साल बोर्ड पेपर में आता है। अगर नहीं आता तो अभी आपको ट्रिक भी बता देंगे, आप ट्रिक से हर एक अभिक्रिया को बैलेंस कर लोगे, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर आएगा भैया। बस आप तैयार कर लो, जितना मैं आपको बता रहा हूं हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हर साल आता है, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदाहरण से समझाओ, जब आपका अम्ल जो होता है, अम्ल और प्लस क्षार यानी कि अम्ल का क्षार से अभिक्रिया कराओगे तो वो क्या बनाता है, लवण, और तथा भैया H2O अर्थात जल। यही जो अभिक्रिया होता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। देखो हम आपको सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरी बुक का पोल खोल दे रहे हैं, बस आप हमारे साथ तैयारी करो बस, ठीक है। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रण से क्या संबंध है। दो हाइड्रोजन आयन, पीएच का वैल्यू आपसे पूछा जाता है, जल का पीएच वैल्यू कितना है, अम्ल का पीएच वैल्यू कितना है, क्षार का पीएच वैल्यू कितना है, रक्त का पीएच वैल्यू। तो ऐसे कुछ पीएच वैल्यू आप तैयार कर लेना, जो मैं आपको पीडीएफ में देने वाला हूं, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर की छड़ को जब AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाना है, यह भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 7वां नंबर है, निम्नलिखित या निष्ठापन से आप क्या समझते हैं। देखो आपका भर्जन और निस्तापन, इसमें से एक जरूर आता है बच्चा, जरूर आता है, बस आप तैयार कर लेना। निस्तापन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 4 नंबर के लिए। देखो पूरा साइंस खत्म कर देंगे, इससे बाहर आपका एक भी लघु दीर्घ नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव सारा पढ़ा देंगे, साइंस का टेंशन आप खत्म कर लोगे। 8वां नंबर देखो, वर्जन क्या है, इस क्रिया का जो है आपको किन सांद्रित अयस्कों का प्रयोग लाई जाती है। यह भी 8वां नंबर साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन है जो 4 नंबर का आता ही है, आपके बोर्ड पेपर में छपता ही है। मैं अगर आपको पेपर दिखा दूंगा तो आप कहोगे सर हाँ आपने सच कहा था, ठीक है। आपको 2025 का 2026 का पिछले 5 साल 10 साल का पेपर उठा के देख लेना भैया, आया है बहुत बार। 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की संख्या विशाल मात्रा में पाई जाती है। हमारे चारों तरफ विशाल मात्रा में जो है कार्बन का कौन सा जो है आपका यौगिक है, जो आपका गुणधर्म है, जो आपका विशाल रूप में पाया जाता है। तो हीरा और ग्रेफाइट आपने नाम सुना होगा, ठीक है। चलो 10 नंबर है, समजातीय श्रेणी क्या है। उदाहरण से समझाओ। समजातीय
समजातीय, समजातीय का मतलब जिनका जाति समान हो। समान जाति का मतलब क्या होता है, कितने बच्चों को पता? सामान्य जाति का मतलब होता है अगर आपका सारा OH ग्रुप का हो तो सारा OH ग्रुप का ही होना चाहिए, अगर सारा CHO ग्रुप का हो तो सारा CHO ग्रुप का ही होना चाहिए मेरे प्यारे लाडलो। समजातीय श्रेणी का मतलब जिनका जाति समान हो। आपके जैसे आप भी बहुत सारे बच्चों देखो कि आपका जो हर एक इंसान का जो कास्ट होता है, जाति होता है, वो अलग अलग होता है। तो आप अपनी भाषा में समझो, अगर हम सभी जाति में से एक जाति का समूह बना दे, दूसरे जाति का, तीसरे जाति का, तो वही तो है समजातीय। बस अगला है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाओ। मैं आपको बता दूं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बहुत बार आया है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, मतलब यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। जैसे आपसे पूछ लिया समजातीय श्रेणी निम्न से कौन सा है, अब आपसे 4 विकल्प दे दिया गया, अब आप जब पढ़े रहोगे समजातीय के बारे में तभी बता पाओगे। आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से एल्केन है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बस आप लोग ये क्वेश्चन छपने वाले हैं, सारा तैयार कर लेना। लघु उत्तरीय से मिलकर ही आपका दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय से मिलकर ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। बस एक बार जितना बता रहे हैं उतना रट लो, तैयार कर लो, साइंस आपके हाथ में आ जाएगा। देखो ऐसे आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, इतना मेहनत कोई नहीं करेगा। मैंने 5-6 दिन से लगातार मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं, बहुत सारा पेपर से लाया हूं, बहुत सारे आपके क्वेश्चन लाए हैं। क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब एथेनोइक अम्ल का आप भैया एथेनॉल से कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराओगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो। जब आप कार्बन तथा उनके यौगिक 4 नंबर चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री का, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरा पेपर पैटर्न जब आप समझोगे क्या आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कभी कभी अभिक्रिया 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है, तो मतलब अभिक्रिया आएगा ही आएगा, चाहे 2 नंबर में आए या 4 नंबर में आए, आपको तैयार करना ही पड़ेगा। अभिक्रिया बहुत सारे बच्चों को अगर दिक्कत होता है तो अभिक्रिया का मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप उस ट्रिक से कोई सा भी अभिक्रिया आ जाए आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये आप 12 नंबर क्वेश्चन नोट कर लो। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे टिप्पणी करने के लिए बहुत बार आया हुआ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का बहुत बार आया हुआ है टिप्पणी करने के लिए। कुछ टिप्पणियां आती है, आप बोर्ड पेपर का जो है वो उठा लो, मॉडल पेपर मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां एक मॉडल पेपर उठाया, ठीक है, आप ये वाला मॉडल पेपर जो बोर्ड ने खुद दिया है, ठीक है। अब लास्ट में अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं मेरे प्यारे लाडलो, अगर आप लोग यहां देखो, ठीक है, किसी किसी में होता है, ठीक है, टिप्पणी करने के लिए आप लोगों को देखो यहां लास्ट में, ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप लोगों का है, देखो ये है लिखा हुआ है केमिस्ट्री में कि आप लोग भैया प्रतिस्थापन, साबुनीकरण और आप लोगों का एक निर्जलीकरण, किसी 3 पर आपको टिप्पणी करने के लिए 6 नंबर दिया गया है। कितना नंबर? 6 नंबर। अब ऐसे ही आप लोगों को साबुनीकरण और आप लोगों का या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन दोनों में से कोई एक टिप्पणी करने के लिए आएगा। ठीक है, आप पेपर में देख लेना। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बुक के साथ कोई कोई क्वेश्चन समझा दे रहा हूं ताकि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आप लोग पूरा बुक से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो यहां आपको 2 अभिक्रियाएं, हो सकता है कि इसमें से एक आ जाए, चाहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ जाए, चाहे साबुनीकरण अभिक्रिया आ जाए। ठीक है, साबुनीकरण का मतलब होता है साबुन का बनना, ध्यान रखना साबुन का बनना ही साबुनीकरण है, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला आ जाओ, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जब आप भोजन को चबाते हो तो लार जो होता है भोजन को लुगदी बनाता है, जिससे आप बहुत आसानी से भोजन को अंदर ग्रहण कर लेते हो, वही है लार की भूमिका। आगे आ जाओ, अवायवीय तथा वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए और कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें वायवीय अवायवीय श्वसन पाए जाते हैं। अवायवीय, वायवीय का मतलब जानते हो, वायवीय का मतलब जिसमें वायु उपस्थित होता है, वायु अर्थात O2 उपस्थित हो, और अवायवीय का मतलब जिसमें वायु उपस्थित ना हो। बस यही है वायवीय अवायवीय। 16 क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट करो। जो धमनी होता है और सिरा होता है, इसमें क्या अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। पल्मोनरी सिरा किस प्रकार से रक्त बनता है, पल्मोनरी जो सिरा है उसमें किस प्रकार से जो रक्त है अर्थात ब्लड है वो किस तरह से बनता है, ये आपको बताना है भैया धमनी और सिरा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पादपों में फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण तो समझाइए। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो भोजन होता है,
फूड, फूड का जो फ्लोएम होता है, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, वो किस प्रकार से स्थानांतरण करता है, 4 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। तैयार कर लो, मैं आपको सारा क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। विक्राणु अर्थात नेफ्रॉन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो नेफ्रॉन है अर्थात विक्राणु, विक्राणु की संरचना पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार कर लो। 20 नंबर है छुई मुई पादप की पत्तियां गति जो होता है प्रकाश की ओर प्रारोह की गति से किस प्रकार से भिन्न है। मतलब जो छुई मुई की पत्तियां जानते हो, छुई मुई एक ऐसा पत्ती होता है जिसको अगर आपने टच किया, जिसको अगर आपने टच किया तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाती हैं, मतलब वो आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अगर एक बार आपने टच कर लिया, कुछ देर बाद फिर वैसे हो जाएंगे, फिर से टच करोगे फिर वैसे ही हो जाएंगे, इसलिए इनका नाम है छुई मुई। छुई मुई का मतलब बहुत लोग कहते नहीं कि आप छुई मुई हो, ठीक है, इतने नाजुक हो। चलो अगला 21 नंबर है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ सामान्य उदाहरण भी दीजिए। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया है क्या और प्रतिवर्ती क्रिया का कुछ सामान्य उदाहरण भी देना है, मतलब अच्छे से आपको समझाना है बच्चा, समझाना है प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। ठीक है, नोट करते रहो सभी बच्चे, अपना नोट बना लो और नोट करते रहो हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर है अंतःस्रावी ग्रंथियों का नलिका विहीन ग्रंथियों का परिभाषा दीजिए। चाहे आपका अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाए या फिर इसे हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि, जिसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, इनको हम नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, या किन्हीं दो अंतःस्रावी, कहीं कहीं दो ही पूछ लेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर देखो, बीज रहित पौधों में जनन की क्रिया विधि द्वारा समझाइए। जो बीज रहित पौधे होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं उसमें जनन कैसे होता है, उसमें एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण कैसे होता है। आपने गुलाब का पुष्प देखा होगा, उसमें अगर एक डंठल लगा दिया जाए, एक उसका डंडा मतलब काट के लगा दिया जाए तो एक नया गुलाब बन जाता है। गन्ने की खेती देखा होगा, गन्ने को ऐसे काट काट के लगा दिया जाता है और एक गन्ने से लगभग 100 गन्ने बन जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 24 नंबर है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है कि परिवार को नियोजित रखना, कम परिवार रखो, बहुत ज्यादा नहीं, हम दो हमारे दो। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा परिवार कर लोगे ना आप उसको पढ़ा पाओगे, ना खिला पाओगे, ना अच्छी सुविधा दे पाओगे, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता है आगे चल के। चलो आगे आ जाओ, सारा तैयार कर लो, मैं आपको साथ में समझा भी रहा हूं। जनन स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जनन स्वास्थ्य एंड डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर बहुत बार आया हुआ है 4 नंबर में, जल्दी से तैयार कर लो सभी बच्चे। मनुष्य में लिंग संलग्नता से कुछ आपको बताना है और उसका वंशागत होती है, या फिर आप लोग लिंग निर्धारण तैयार कर लो। जीन का क्या अर्थ है और जीन की जो है प्रकृति संक्षेप में समझाइए, ये भी बहुत आता है। अब हमारा जो होता है फिजिक्स से, मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर टॉपिक से। देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा आपको समझाना है। ये 3 बहुत बार आता है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो या फिर अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, बहुत बार आया हुआ है, या फिर वक्रता केंद्र पर हो या वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच में हो। ये 3 आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तैयार कर लेना। ठीक है, तीनों आप तैयार कर लेना क्योंकि एक जरूर आएगा। ठीक है, एंड फिर हमारा आता है न्यूमेरिकल छोटा सा। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 हो। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक बार ये उतार लो, 3 × 10⁸ है और बटे में अपवर्तनांक कर दो, बस आपका आंसर आ गया। बस इसी को सॉल्व कर लो, ये कट किया तो 1.5 दूनी 3 यानी कि आपका बस 2 बार जाएगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा, बस सही है। चलो अगला आ जाओ, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे और आपको किरण आरेख द्वारा समझाना है। दूरदृष्टि दोष, देखो बोर्ड एग्जाम में 2 दोष आता है, एक दूरदृष्टि दोष और एक इसी का भाई है भैया जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाता है, निकट दृष्टि दोष। इन दोनों में आपको कोई एक जरूर आएगा 4 नंबर में बोर्ड परीक्षा 2027 में, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ, हम लोग समझते हैं 32 नंबर की। देखो निकट भी आ गया, निकट दृष्टि दोष, और यहां हम लोगों ने समझा था दूर दृष्टि दोष, दोनों भैया तैयार कर लेना। ठीक है, एंड फिर हमारा 33 नंबर है बच्चा कि घरों की वायरिंग में परिपथ फ्यूज महत्व को समझाइए और बनाकर स्पष्ट कीजिए। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ऐसा आपको तैयार करना, इतना तैयार करना है। मैं ये बता रहा हूं, जो टॉपर आते हैं 95% लाते हैं, उतना मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको 10 ही लघु उत्तरीय बता देंगे, वो आपको केवल आपका माइंड खराब कर रहे हैं। आपको टॉपर बनना, अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको इतना तैयार करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो।
ठीक है। 34 नंबर, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य? चुंबकीय बल रेखाओं का गुण भी लिखना है, चुंबकीय बल रेखाओं का गुण भी लिखो, और होता क्या है चुंबकीय बल रेखा ये भी आपको समझाना है। चलो लास्ट नंबर में है ओजोन क्या है तथा किन्हीं परितंत्र आपको प्रभावित करती है, ये किस प्रकार से परितंत्र को प्रभावित करती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझा दूंगा। ऑब्जेक्टिव का क्लास तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, नहीं देखा हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। देखो ये सारा आपको तैयार करना। लघु उत्तरीय में अगर आपने 35 तैयार कर लिया, ज्यादा नहीं 35, मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा, और अगर आपने 35 तैयार कर लिया तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। फिजिक्स में भी आता है ये, केमिस्ट्री में, बायो में, हर एक में आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब 12 दूना 24 और प्लस 8, बताओ इतने मार्क्स के आते हैं। 24 और 8 लगभग आप लोगों के 32 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 32 से 34 नंबर, ठीक है। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, प्लस न्यूमेरिकल भी समझेंगे। स्टार्ट हो रहा है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो दीर्घ उत्तरीय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाडलों कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो 6 मार्क्स का आपका फिजिक्स में, 6 मार्क्स केमिस्ट्री, 6 मार्क्स बायोलॉजी, 18 नंबर आपका पक्का होने वाला है अगर आपने केवल और केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लिया, केवल और केवल, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय अगर आपने तैयार कर लिया 18 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, और यहीं से आएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी बुक में चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा बताने वाला हूं। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे लाडलो साइंस का। बस आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने कहा ना बोर्ड एग्जाम में छपने वाले लघु दीर्घ बता देंगे तो ऑब्जेक्टिव तो आपको तैयार ही हो जाएगा 2 मिनट में, ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न, ध्यान से नोट करते रहो, पीडीएफ तो मिल जाएगा लेकिन नोट करते रहो। देखो पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, आपको उदाहरण से समझाना है। जैसे आपका कितने प्रकार का, जैसे आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया, बहुत सारी अभिक्रियाएं आप लिख सकते हो, संयोजन, वियोजन, वियोजन भी लिख सकते हो, एंड आप बहुत सारा लिख सकते हो, मैंने बताया ना, विस्थापन भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑक्सीकरण भी लिख सकते हो, द्विविस्थापन भी, जो आपको आसान लगे वही लिखो। द्विविस्थापन नहीं आ रहा है आप ऑक्सीकरण डाल दो, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं 3-4 कर देना, ठीक है, बताएंगे तो पूरा आपका हो जाएगा। अब व्यंजक चूर्ण, देखो 6 नंबर का बहुत बार है व्यंजक चूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम में। पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि, अणुसूत्र तथा आपको उपयोग भी बताना है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, तैयार कर लेना, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलो आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखो जैसे आपका व्यंजक चूर्ण है वैसे आपका बेकिंग पाउडर है, या फिर बेकिंग सोडा कह सकते हो इसको, ठीक है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा इसको बनाने की विधि एवं 2 आपको भौतिक व रासायनिक गुण समीकरण द्वारा आपको समझाना है। ये भी 6 नंबर में बहुत बार आया हुआ है मेरे प्यारे लाडलो, बस तैयार कर लो, ये भी 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, ये तो हर साल आता है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छपने वाले प्रश्न है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय और कम सक्रिय, आपको ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना है, एक एक धातु का। आप हाइड्रोजन की जो सक्रियता श्रेणी पढ़ोगे, सक्रियता श्रेणी, तो जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो कम सक्रिय होंगे, मतलब वो नीचे हैं अर्थात गरीब हैं, वो कम सक्रिय हैं, और जो ऊपर होंगे वो ज्यादा सक्रिय हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी बताना है। नेक्स्ट आ जाओ, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के संगठन, नाम व उपयोग लिखना है। मिश्र धातु का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसमें कई सारी धातु मिली होती हैं। जब एक से अधिक धातु मिली होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु, ठीक है। ये भी आपके 6 नंबर में बहुत बार आया हुआ है और आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, तैयार कर लेना है। अगर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बार आया हुआ है, आप जाके बुक में देख लेना मिश्र धातु के बारे में। एंड 6वां नंबर है कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना। एथिल एसीटेट के जल संगठन की रासायनिक समीकरण दीजिए और एसिटिक अम्ल को प्रमुख उपयोग का उल्लेख भी कीजिए। जो एसिटिक अम्ल का उपयोग है उसका आपको उल्लेख भी करना है। तो ये हमारा 6 ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है, तैयार कर लेना ये सारे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग देखेंगे जो 7 नंबर क्वेश्चन
है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि पाचन किसे कहते हैं। मुख से लेकर कोशिका में जो अवशोषित होने तक का भोजन का परिवर्तन आपको चरणबद्ध समझाना है। पाचन तंत्र जब हमने पेपर दिया था, आपको बता रहे हैं, आप जाके देख लेना, वहां पाचन तंत्र मैंने बहुत अच्छे से समझाया था 6 नंबर में। और ये ऐसा क्वेश्चन है पाचन तंत्र जो हर साल लगभग आ रहा है, हर साल, क्योंकि भाई पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिगर भी मैंने बनाना समझाया है, देख लेना फिगर कैसे बनता है पाचन तंत्र का। 8वां नंबर मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, ये भी बहुत बार आया हुआ 6 नंबर में, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। एंड 9 नंबर है उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। और मनुष्य के जो वृक्क होता है, वृक्क की संरचना तथा कार्य विधि का वर्णन करना है। ये 9 क्वेश्चन हमारे 6-6 नंबर वाले हैं बच्चा, 6-6 नंबर, 6-6 अंक वाले, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र आइए और आपको अच्छे से समझाना है, मानव मस्तिष्क के बारे में अच्छे से समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से समझाना है। अगर हम नियंत्रण समन्वय की बात करें तो 6 नंबर में यही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, अगला आ जाओ, प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया को आपको चित्र के द्वारा समझाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका तैयार करा दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन नहीं समझ में आए भैया आप लोग लिंक क्लिक कर देना, लिंक आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, पूरा पीडीएफ के साथ तैयार कर लेना। और ऐसा पीडीएफ आप हर एक को बिल्कुल शॉर्ट में समझाएंगे, विथ ट्रिक के साथ, विथ ट्रिक के साथ। ये पीडीएफ आपको कोई नहीं देगा, बस आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ठीक है, 12 नंबर है, प्रागण को परिभाषित कीजिए, प्रागण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। प्रागण, प्रागण आपका, और प्रकार कितने होते हैं, 2, एक स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण जो स्वयं से करते हैं, परपरागण जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 12 क्वेश्चन। चलो 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। प्रजनन क्या है और नामांकित चित्र की सहायता से नर अथवा मादा जनन तंत्र का आपको वर्णन करना है। देखो, नर या मादा में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, नर या मादा जनन तंत्र आपके बोर्ड एग्जाम में एक जरूर आएगा, तो आप नर या मादा में कोई सा भी तैयार कर लेना, 6 अंक का। ठीक है, 6 अंक का। ठीक है, 14 नंबर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का वर्णन करो। मेंडल के जो 3 आनुवंशिकता के नियम थे, मेंडल के जो 3 आनुवंशिकता के नियम थे, ये भी बहुत बार आया है। 3 आनुवंशिकता का नियम था मेंडल का, कौन कौन सा, एक हमारा प्रभाविता का नियम, आज ही समझ लो, एक हमारा पृथक्करण का नियम, एक हमारा स्वतंत्र विहिमन का नियम। ये 3 नियम थे भैया मेंडल जी के, और तीनों बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का आएगा। छोटा छोटा सा है बच्चा, मैंने पढ़ा रखा है, जाके देख लेना, ऐसा कोई टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, आपको सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था, बहुत सारे लोग अब तो आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को कॉपी में आपको पढ़ाता था, कॉपी में, और एक स्टैंड बनाकर, मतलब छोटा सा ऐसे जो बहुत ऐसे तीली वगैरह लगा के मैं खुद पढ़ा रहा था 5-6 साल पहले, कॉपी में पढ़ाता था, स्टैंड घर पे बनाया था बिल्कुल जुगाड़ से, और मैं आप लोगों को डेली 2-3 क्लास दे रहा था। ठीक है, आज तो बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, अभी भी आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार दिखाते हो, आप लोग लाइक शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी आएगा। लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है और मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, रेखांकित अंश के द्वारा समझाओ। आप लोगों को बताना है कैसे भैया। 50% चांस होता है लड़की होने का, 50% लड़का, मतलब XX भी 50% होता है, XY भी, ये मैंने आपको लिंग निर्धारण पढ़ा रखा है। ठीक है, आप लोग हमें बताना, मैं आपको भेज दूंगा। चलो अब आते हैं हम लोग 16 नंबर, किसी गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के लिए आपको इस सूत्र का निगमन करना है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन आप करें और आपको अच्छे से बताना। ये दर्पण का सूत्र है, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। अगर यहां माइनस लगा दो तो ये लेंस का सूत्र बन जाएगा। किसका, लेंस का, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, बस आपका लेंस बन जाएगा। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए और किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये भी 6 अंक का बहुत बार आया हुआ है, तैयार कर लेना है 17 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार छपा है भैया, ये वाला बहुत बार छपा है, और आपकी बार 2027 में भी 6 नंबर का आएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि ये है हमारा ओम का नियम। आप जब बहुत छोटे होंगे तब भी आपके बड़े भैया या फिर जो भी 10th में रहा होगा कहा होगा ओम का नियम। ओम दादा को जरूर तैयार कर लेना 6 नंबर के लिए। ठीक है, इनके सत्यापन को भी आपको बताना है। ठीक है, या फिर ओम का नियम आपको व्याख्या करना, परिपथ आरेख खींचकर आपको अच्छे से समझाना है। जो B बराबर IR पढ़े हो ना, IR और R बराबर V/I, यही तो ओम का नियम है बच्चा, यही तो ओम का नियम है। छोटा सा है, अगर आप लोग कहोगे तो ऐसा पढ़ा देंगे, जिंदगी भर याद रखोगे। 7 पीढ़ी मैंने पढ़ा भी रखा है, दोबारा पढ़ा देंगे। चलो 19 नंबर है, समांतर क्रम संयोजन को आपको अच्छे से समझाना है। समांतर का मतलब होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/r3। मतलब ये समांतर हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है जो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसे भी होता है। ठीक है, ये हमारे दो संयोजन होते हैं, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि लाइन से जुड़ना, जैसे स्कूलों में लाइन लगाते हो, और फिर हमारा श्रेणी क्रम का मतलब, समांतर क्रम का मतलब होता है ऊपर नीचे लगना। ठीक है, जैसे किताबें लगी होती हैं। चलो 20 नंबर, बस ये 21 ही क्वेश्चन तैयार करना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो, या एक लंबे सीधे चालक द्वारा आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये समझाना, या लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लो लॉन्ग, बस इससे बाहर नहीं तैयार करना आपको। लघु दीर्घ में बस इतना। और मैं आपको बता दूं, आपका 32 नंबर लघु का और प्लस आपका 18 नंबर दीर्घ का, 50 अंक आप लोगों को पक्का हो जाएगा। बस अगर आप लोगों ने ये ज्यादा से ज्यादा कितने, 50, 30 उसमें है, 20 इसमें है, 50 क्वेश्चन तैयार कर लिया, आपका 50 अंक फिक्स हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये 50 ही क्वेश्चन तैयार करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। बस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे बुक, बहुत सारे प्रीवियस पेपर सब जगह से मैंने लिया है, बस इतना ही। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले आपको प्रभाव का वर्णन करो। तो बस आप लोगों को अगर ये 21 क्वेश्चन तैयार कर लिया दीर्घ उत्तरीय का, तो आपका 18 अंक जो है, 18 अंक भैया फिक्स हो जाएगा, 18 अंक फिक्स हो जाएगा। ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर आप पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, ये सारा आप तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जितना बताया। अब आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू प्रश्न का क्लास में आपको दे दूंगा, जहां से 20 अंक पक्का हो जाएगा। 50 अंक यहां से आपने पक्का कर लिया, 20 अंक यहां से। तो बताओ पेपर कहां से आएगा, यमलोक से आएगा, सबको चीर देंगे, यहीं से आएगा। ठीक है, तैयार कर लेना। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब आप लोग बताओ, ये आप तैयार करने के बाद हम कह सकते हैं कि बोर्ड पेपर में हमने 50 अंक पक्का कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। मतलब बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोगों ने सारा तैयार कर लिया पूरी बुक में से। अब इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा भैया, आप लोग कमेंट कर देना पीडीएफ, में आपको पीडीएफ दे दूंगा। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।